मैसूर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9, यानी 9 है। मैसूर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है और वर्णमाला के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? त्रयोदश यानी 13 है। पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या उत्तर क्या आएगा? 4 ऑप्शन दे दिए। ए में आपको दे दिया त्रयोदश, ब में आपको दे दिया 9, स में दे दिया त्रय और द में आपको दे दिया सर्वा। तो सर्वा का तो कोई झंझट नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या है। अब दिमाग में आपके वही चल रहा है। क्वेश्चन 2 है, ऑप्शन सेम है। ए में आपको दे दिया त्रयोदश है, ब में दे दिया 9, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, नहीं तो संस्कृत में भी हो सकता है। संस्कृत वर्णमाला स्वर स्वरः किति, ये हो सकता है महेश्वरी सूत्रे स्वरः कति, त्रय और द में दे दिया सर्वा। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग। कोई झंझट नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रकार से आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हमें पूछा किसके अनुसार है। मैसूर सूत्र के अनुसार पूछा है। मैसूरी सूत्र आपको याद है, अच में जितने भी स्वर आते हैं वही है। ऐसे लेकर च तक, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। और संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो उत्तर क्या हो गया? द हो गया। अगर आपको ये पूछ लिया जाए संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो कितने होंगे? ए, आ, ई, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ, औ। और कितनी संख्या हो गई? 13 हो गई। कितनी हो गई? 13। दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए कि माहेश्वरी सूत्र में कौन कौन से स्वर है और वर्णमाला में कौन कौन से स्वर है। माहेश्वरी सूत्र में पता करेंगे तो किस प्रकार से पता करेंगे कि अ से लेकर च के बीच कौन कौन से स्वर आते हैं? अच प्रत्याहार के स्वर। अच प्रत्याहार के स्वर कौन कौन से हैं, ये पता करना है। अच प्रत्याहार के स्वर, तो ये तो किसमें आ गए? महेश्वर सूत्र में। अच प्रत्याहार के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं, सारे के सारे स्वर है। और संख्या कितनी है? 9 है।
कारण क्या है? अब बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला की, तो संस्कृत वर्णमाला तो डायरेक्ट है। अगर बात करें हिंदी वर्णमाला की, एक ही क्वेश्चन को तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर बात करें हिंदी में, कई बार ये भी हो सकता है, जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हो और आपका एग्जाम जो है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हिंदी से संबंधित है। हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षा में, तो हिंदी में भी आपको पता करना है। तीसरा क्वेश्चन यही उत्तर है, यही प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन वही देंगे। नंबर 1 सेम ऑप्शन है मैं आपको दे दिया, 13, ब में दे दिया 9, और स में, एक काम करो, इसको आप संख्या में लिख सकते हैं ना, हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कौन किसी भी संख्या में लिख दो, 13, 9 और स में दे दिया 3 और द में दे दिया सभी, द में दे दिया सभी। सभी तो कैसे होंगे? 13 हो सकते हैं क्या 9 हो सकते हैं? हाँ, बात करें स्वर वर्णों के भेदों की, किसी भी आधार पे पूछे, स्वर वर्ण के भेद मात्रा के आधार पे 3 प्रकार के, काल के आधार पे 3 प्रकार के और उच्चारण के आधार पे भी 3 प्रकार के। अगर उनके भेद पूछे तो 3 हो सकते हैं। बाकी आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इन तीनों में से कोई नहीं है, ये ध्यान रखना है। न तो 13 है, न 9 है और न 3 है, सभी भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हा? या आपको ये दिया जाए सभी की जगह इनमें से कोई नहीं। कई बार ये भी दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है। अब आपको पता होना चाहिए, आपने संस्कृत में पढ़ रखा है कि स्वर कितने हैं, 13 है, स्वर 9 है, लेकिन हिंदी में मैस्वर सूत्र नहीं है, तो 9 का तो कोई झंझट नहीं है और 13 है नहीं। तो दोनों बातें याद रखनी है कि हिंदी में पूछा जाए तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। और संख्या है कितनी हिंदी में? कितनी है? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। 11 स्वर है। कौन कौन से हैं हिंदी भाषा के स्वर? हिंदी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से स्वर है? तो ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्योंकि उसमें री का दीर्घ रूप भी नहीं है। संस्कृत में री का दीर्घ रूप है, जबकि हिंदी में री का दीर्घ रूप नहीं है और री तो है ही नहीं। तो दोनों गए, री नहीं है और री का दीर्घ रूप नहीं है, तो ये दोनों दो स्वर कम हो गए। अब कितने बचे? 11 बचे। कितने स्वर है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है?
तो कितनी हो सकती है? 11 हो सकती है। अब इनमें से कहीं पे 11 आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं, इसमें कोई 11 स्वर नहीं है, और नहीं है तो फिर इसमें भी नहीं है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्वर है, कौन से नहीं है। ये सारी बातें तो होगी, एक बार देख लो तीनों क्वेश्चन ढंग से। मैसूर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है, त्रयोदश है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ये 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न में आते हैं और बार बार ये समस्याएं करते हैं, समस्याएं खड़ी करते हैं। हकीकत में ये मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन दिमाग घुमाने वाले सवाल है। क्योंकि आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, उनमें क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमाकर पूछे जाते हैं। पता आपको है, फिर भी आप भूल जाते हो कि करना क्या है। मैसूर सूत्र वाले में आप हिंदी वर्णमाला के कर दोगे, हिंदी वर्णमाला में आपको संस्कृत वर्णमाला वाले याद रह जाएंगे। ऐसे संकट से बचने के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आपका दिमाग स्थिर रखना है। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले के समान होना चाहिए, चेष्टाएं कौवे के समान होनी चाहिए, है ना। अल्प आहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। ये सारे के सारे लक्षण हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्प निद्रा, अल्प आहारम, विद्यार्थी नाम पंच लक्षण। आप जितना काम करते हैं, जिस प्रकार से कार्य करते हैं, उसको आप विद्या प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विद्यार्थी। और जीवन में सीखना कभी किसी का खत्म नहीं होता है, कुछ न कुछ सीखना जरूरी है। जो जिंदा है वो कुछ न कुछ सीखेगा, ये गारंटी है। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने जीना छोड़ दिया। अब और क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने पहले जितनी भी प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं, जितनी भी चीजें देखी है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अब कौन कौन सी बातें हो सकती है, कौन कौन से स्वर हो सकते हैं, कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं। वो सारी चीजें तो हम देख ही रहे। स्वरों की संख्या हमने देख ली, 3 प्रकार से स्वर होते हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं, कौन से व्यंजन हैं, कौन से नहीं है। व्यंजन अगर बात करें महसूर सूत्र की, तो महसूर सूत्र में प्रत्याहार जो है व्यंजनों के लिए, वो है हल। क्या हो सकता है? व्यंजन अर्थात हल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अनुवग भवन्ति, अनुवग भवन्ति इति व्यंजना, अनुवग भवन्ति इति व्यंजनः। अनुवग 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन और वग। जिसके पीछे अच हो, जिसके अनु यानी पीछे, बाद में, अनु प्लस अग, अनुधन अग, कौन सी संधि? अनु प्लस अग, संधि कौन सी है? सवाल तो यही है ना। केवल हम वर्णों पे ध्यान नहीं दे रहे, किस प्रकार से बन रहे हैं उन पे भी चर्चा करनी जरूरी है। अनुवग, अनु धन अग, अनु न का ऊ है और आगे है। ऊ और ए मिलकर कौन सी संधि बनाते हैं? तो यण संधि करते हैं। यण, कौन सी? यण, इको यण सी, इको यणचि। एक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम व्याम। एक वर्णों के साथ में अगर
अच हो तो इक के स्थान पे यण हो जाता है। इक वर्ण कौन कौन से हैं? ई, उ, री, री। ये क्या है? ये इक है। इसे क्या कहते हैं? इक वर्ण। इक वर्ण यानी इक प्रत्याहार के वर्ण है। कौन कौन से? ई, उ, री, ली। इनके साथ में अगर कहीं पर भी इनके बाद में क्या हो? स्वर हो, असमान स्वर चाहिए, क्योंकि सम्मान होगा तो फिर दीर्घ शुद्धि हो जाएगी। तो स्वर कैसा होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। तो क्या बन जाता है? यण प्रत्याहार बन जाते हैं। यण प्रत्याहार के वर्ण बन जाते हैं। और यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये, व, रे और ले। आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है, संस्कृत वर्णमाला पढ़ी है, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा काम अलग है। इक वर्णों को हमने पढ़ा था, जो अंतस्थ व्यंजन है, जितने भी अंतस्थ व्यंजन है उसमें उसकी संख्या कितनी है अंतस्थ व्यंजनों की? पहली बात तो ये इतनी है। कितनी है? ये कितने हैं देख लो, 1, 2, 3 और 4। 4 अंतस्थ व्यंजन है। और 4 अंतस्थ व्यंजनों का कर्म जो है वो बाकी वर्णमाला से अलग है। इक वर्णों का कर्म, सॉरी, यण वर्णों का कर्म और संस्कृत और हिंदी वर्णमाला का जो कर्म है उसमें अंतर है। हिंदी वर्णमाला या संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला का कर्म क्या है? वर्णमाला का कर्म वो तो ये, व, ले और व। जबकि यण वर्णों का जो कर्म है वो क्या है? ये, व, रे, ले। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? माहेश्वर सूत्र के अनुसार अंतस्थ व्यंजनों का कर्म कौन सा है? माहेश्वरी सूत्र के अनुसार यण वर्णों का कर्म जो है, या उष्म वर्णों का जो कर्म, सॉरी, जो अंतस्थ व्यंजनों का जो कर्म है वो कौन सा है? उष्म व्यंजनों का कर्म कौन सा है? तो उष्म व्यंजनों का कर्म अलग होता है, लेकिन जो यण वर्ण है या जो अंतस्थ व्यंजन है उनका कर्म क्या है? तो उनका कर्म है ये, व, रे, ले। जैसे ही हम यण संधि पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे, जहां पर भी मैसूर सूत्र की बात आएगी तो उसमें आपको ये कर्म काम नहीं आने वाला है। इस कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें ये कर्म काम आएगा। ये किसके अनुसार है? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। माहेश्वर सूत्र के अनुसार माहेश्वर सूत्र के अनुसार कर्म क्या है? तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार कर्म है ये, व, रे, ले। ये, व, रे, ले। वर्णमाला के अनुसार कर्म क्या है? तो वर्णमाला के अनुसार कर्म जो है वो ये है, ये, रे, ले, व। जो हम पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, जब हमने पूरा कैसे अंग्रेज सीखा है, जब तब से यही पढ़ रहे हैं, ये, रे, ले, व। ये लाइन जब भी आई है इसको इसी प्रकार से पढ़ा है, पर वर्ग के जस्ट नीचे आती है और यही इसी प्रकार से आती है। लेकिन बात करें मैसूर सूत्र के अनुसार कर्म, तो मैसूर सूत्र के अनुसार कर्म ये हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह, हमने एक बात बीच में छोड़ दी थी कि यण संधि हम कर रहे थे। एको यणची सूत्र है, एक स्थाने यण से अचि संहितायाम भ्याम। एक के स्थान पे यण हो जाता है अगर बाद में अच हो। इक के स्थान पे यण हो जाता है अगर बाद में अच हो। इक के स्थान पे ई की जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऊ की जगह व, री की जगह रे और ली की जगह ले। ये कर्म है। अगर ये कर्म है तो अनु ऊ का क्या कर देंगे? हम व कर देंगे। व और ए मिलकर क्या बना देंगे? पूरा व। पूरा व बन गया। आगे गए है अनुवग शब्द की उत्पत्ति या उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। अब बात करेंगे आगे। ये एक बात ध्यान से देखना है कि मैसूर सूत्र के अनुसार
अंतस्थ व्यंजनों का जो कर्म है वो क्या है, और वर्णमाला के अनुसार अंतस्थ व्यंजनों का कर्म क्या है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों का कर्म कौन सा है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार अंतस्थ व्यंजनों का कर्म कौन सा है। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, एक में सीधा कर्म दिया जाता है, एक में उल्टा सीधा दिया जाता है, दो में और अटपटा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से चार वर्ण, चार आपको बता देंगे ऑप्शन, और आपको जवाब देना है। पीछे जिसके पीछे स्वर हो, जिसके पीछे स्वर हो वही क्या है, व्यंजन। जिसके पीछे स्वर हो वही क्या है, व्यंजन है। एक तो सवाल आपका जो काम है वो यहाँ पे होता है कि जिसके पीछे, जिसके भी पीछे स्वर है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो क्या हो गया, वो व्यंजन है। क्या लिखा है हमने, थोड़ा सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिखते हैं। क्या लिखा है, लेकिन इस कै को बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होगी, और वह स्वर क्या है, आपका ए हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो सकता है, ऊ हो सकता है। तो हम सबसे जो पहला वर्ण है, जो सबसे पहला स्वर है उसकी बात करेंगे। तो कै में ए मिलाने पर क्या बनेगा, कै। ये कै तो बोलने लायक है, ध्वनि योग्य है, लेकिन ये ध्वनि योग्य नहीं है। मैंने स्वरों की परिभाषा बताते समय यही बताई थी, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं राजा है, उच्चारण के मामले में जो स्वयं राजा है वही स्वर है। अब ये उच्चारण के मामले में स्वयं राजा नहीं है, इसीलिए स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है तो फिर क्या है, व्यंजन है। और क्या, कौन सा व्यंजन है ये, कै जो है ये किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये वर्गीय व्यंजन भी बताया जाता है। अभी आपको पूरी डिटेल बताएंगे कौन कौन से व्यंजन है। जिसके पीछे स्वर है वही क्या है, वही व्यंजन है। व्यंजते, एक परिभाषा और भी है इसकी, व्यंजते वर्णांतर संयोगेन, व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योतते, द्योत्यते, द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन, ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम, येन तद व्यंजनम, व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर, अर्थात बात तो वही है ना, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर किसी अन्य, किसी अन्य स्वर की
सहायता से उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चारित न होकर किसी अन्य स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। दो परिभाषाएं हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख लो। अनवग भवन्ति इति व्यंजनः, जिनके पीछे स्वर हो वही व्यंजन है। पीछे स्वर होना चाहिए, आगे नहीं। जैसे कै, हम क्या करेंगे? कै व्यंजन है, इसके पीछे हम क्या करेंगे? स्वर को लगाएंगे, तब ये बनेगा कै। तो पीछे स्वर है, आगे नहीं है। अगर आगे होगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये फिर मैं उल्टा कर दूं इसको, है प्लस कै, तो ये तो हो गया आख। ये तो प्रत्याहार है, किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन नहीं है। लेकिन व्यंजन ये है, तो जो इसके आगे स्वर है वही व्यंजन है। अर्थात व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजन, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर अन्य किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन की परिभाषा थी। अब बात करते हैं व्यंजन के भेदों की। कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, है ना? एक बार चेक करते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। पहला, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1, वर्गीय व्यंजन। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। और नंबर 4 कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। इसको पर्टिकुलर तो व्यंजन नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी व्यंजन की श्रेणी में ही है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा ना। जो जिन चीजों को पढ़ना है, समझना है, उनके लिए काम की चीजें हैं। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? नंबर 1 पे हम बात करेंगे वर्गीय व्यंजन की। वर्गीय व्यंजन, क आदियों क आदियों मैं अवसाना क आदियों मैं अवसाना वर्गीय व्यंजन। क आदियों मैं अवसाना वर्गीय व्यंजन। कैसे लेकर मैं तक, कैसे शुरू करना है, और मैं तक जो व्यंजन है वो वर्गीय व्यंजन है। कितने वर्ग है और कितने व्यंजन है? सबसे पहले बात करते हैं वर्गों की। तो कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। कै वर्ग है क्या? नंबर 1 कै वर्ग, नंबर 2 च वर्ग, जैसे कु, टू, टू। क्योंकि हमने उकार को सबसे प्रमाणिक माना है, तो ये वैसे भी लिखे जा सकते हैं। कै को हम क्या लिख सकते हैं? को, च को चू,
टे को टू, ते वर्ग को टू, और प वर्ग को वो लिख सकते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? क्योंकि हमने एक सूत्र लिखा था अभी, उकारो अज्री स्व दीर्घ प्लुत प्लुतश्च। उकारो अज्री स्व दीर्घ प्लुतश्च, उसके अनुसार उ को हमने क्या माना था? प्रमाणिक माना था। वो क्या है? प्रमाणिक वर्ण है। इसके आधार पे सारे वर्ण बनते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रमाणिक वर्ण हो गया। प्रमाणिक स्वर वर्ण। कैसा वर्ण? स्वर वर्ण। तो सारे वर्ण इसी के आधार पे बन सकते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए कु, चु, टू, तु, उ, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। ट वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और न। कितने वर्ग है और कितने वर्ण है? वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ग है। और 5 वर्गों में 5 5 वर्ण है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। 1, 2, 3, 4, 5। कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। तो 5 इंटू 5 25 वर्ण हो गए। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? पंचविंशति। कितने हैं? पंचविंशति। पंचविंशति यानी 5, 25। 5 इंटू 5 25 वर्ण है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब और कौन कौन से वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों के बारे में भी बात कर रहे हैं। ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से? अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो आपके जो अभी मैंने बता रखे हैं, यण वर्ण है नंबर 2, कौन से वर्ण? अंतस्थ व्यंजन। इनका दूसरा नाम इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? अर्ध स्वर, है ना। अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि इक के स्थान पे किसका प्रयोग हो रहा है? यण का प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये रे, ले, वे। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने कर्म जो था ये रे, ले, वे, जबकि पहले कर्म कौन सा लिखा था? अंतस्थ व्यंजनों का यण वर्णों का अगर कर्म की बात करें तो कौन सा कर्म था? ये, वे, रे, ले। और यहां पर कौन सा लिख रहा हूं? ये, रे, ले, वे। और कारण क्या है? कारण यह है कि ये वर्णमाला के अनुसार है। किसके अनुसार है? ये वर्ण जो है चारों, ये वर्णमाला के अनुसार है। जबकि पहले वाले जो वर्ण थे वो किसके अनुसार थे?
वो महेश्वर सूत्र के अनुसार थे, प्रत्याहारों के अनुसार थे, इसीलिए इनमें आपको अलग कर्म मिलेगा, उनमें आपको अलग कर्म मिलेगा। अब बात करते हैं 3 नंबर, कौन सा? ऊष्मा व्यंजन। इनमें कर्म का कोई दिक्कत नहीं है, वही कर्म है। क्या कर्म है? सबसे पहले से कौन सा? शंकर वाला। पहले से कौन सा? शंकर वाला। अभी उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे, उच्चारण स्थानों के आधार पे देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं, पहले कौन सा होता है, बीच बाद में कौन सा होता है, तालव्य कौन से से को कहते हैं, मूर्धन्य कौन से को कहते हैं, दंत्य से कौन सा है ना? तो से के भी 3 उच्चारण स्थान है, तीनों से अलग अलग स्थानों से उच्चारित होते हैं। से और सड़क वाला, ये से शंकर वाला, ये षटकोण वाला, ये सड़क वाला, और उसके बाद में है। ये सारे के सारे क्या है? ऊष्मा व्यंजन है। क्या है? ऊष्मा व्यंजन है। ऊष्मा व्यंजन यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर गर्म हवा बाहर आती है, मुंह से गर्म हवा निकलती है, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? ऊष्मा व्यंजन कहा जाता है। आप बोल के देख सकते हैं, हाथ दो अपना इतना आगे, बोलो से से है। बाकी किसी वर्ण को बोल लो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चाहे आप पै बोल लो, चाहे रे बोल लो, लेकिन उनमें वो बात नहीं है। यानी जो गर्म हवा है वो केवल इन 4 वर्णों के उच्चारण पे मुंह से आती है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी, इनकी गणना साधारणतया तो नहीं की जा सकती। कहां पे नहीं की जा? मैसूर सूत्रों में इनका कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन इनको वर्णमाला के अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें वर्णमाला में हमें ध्यान रखना है कि आपका जो श्रेय है वो इसमें शामिल नहीं है। 3 ही वर्ण है जो रेगुलर हम पढ़ते आए। कौन से? से, त्रय और ये। से, त्रय और ये। अब ये तो व्यंजन है, 2 है तो व्यंजन है और 3 है तो व्यंजन है। अब जैसे ही इनको क्या करना है? पूरा व्यंजन बनाना है, बोलने लायक बनाना है। तीनों के जो हलंत वर्ण है उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से संयुक्त है, 2 जुड़े हुए हैं, 3 जोड़ दो क्या फर्क पड़ेगा? तो 3 तो जोड़ने ही पड़ेंगे ना, नहीं तो बोले नहीं जाएंगे। केवल लिखने के चिन्ह है, लिखने जोड़ने तो सब में, सबके पीछे आपको पहले ही बता दिया कि जिसके भी पीछे स्वर लगा हुआ है, अनुवग भवंती इति व्यंजना। जिसके भी पीछे जो स्वर लगा हुआ है वो वर्ण व्यंजन है। इन सब के पीछे, इनके अलावा किसी के पीछे स्वर नहीं, सीधा डायरेक्ट प्रयोग नहीं होगा। ऐसा कोई स्वर नहीं है, ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिसके पीछे इनकी तरह कोई स्वर लग जाए। शायद है। अब देखो, संकट ये नहीं है कि ये 3 अक्षर है, संकट ये है कि ये तीनों बने कैसे। कई बार यहां से सवाल पूछा जाता है, तो इनके बारे में चर्चा अभी करेंगे। वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे। कितने वर्गीय व्यंजन है? पंचविंशति। कितने? पंचविंशति। क आदियो मैं अवसाना वर्गीय व्यंजना। कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण है, सारे के सारे कौन से वर्ण है? कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण है वो वर्गीय व्यंजन है। और कितने व्यंजन है? संख्या कितनी है? 25। कितने वर्ग है? तो 5 वर्ग है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब बात करते हैं उस अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन कितने? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। ये, रे, ले और व। उसमें व्यंजन कितने? तो वो भी 4 है। से है। संयुक्त व्यंजन कितने? 3 है। से, त्रय और ये तो हो गया अपना इतना काम। एक बार इनको चेक करो पूरा कंप्लीट, सारा बोर्ड, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें बोर्ड पे आई है और कौन सी चीजों के बारे में हमें अभी चर्चा करनी है, इसके बारे में देखेंगे अभी।
हो गया ये? क्लियर है? हाँ, क्लियर है तो फिर देखते हैं आगे कौन कौन से स्थितियां बनती है, कौन कौन से व्यंजन आएंगे, किनकी बात हम करने वाले हैं। लास्ट में बात जो चीजें हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद में जो वीडियो है अब लगभग पूरा करने की कंडीशन में है। हम्म, क्योंकि अभी टॉपिक बाकी है लेकिन बड़ा है अभी भी। अब आगे क्या पढ़ना है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले संयुक्त व्यंजन की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्षय, त्रय और ज्ञ। क्षय, कै, सय, अ, तीन वर्ण है। इन दो को जोड़ दो, क्या बनेगा? कै और सय। फिर जोड़ोगे तो क्षय। इसी तरह त्रय, तय, वय, अ। पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, इस प्रकार के वर्णों का ध्यान रखना है क्योंकि सवाल यहां से भी आते हैं। तय, वय पूरा है और बनता है त्रय। ये देखो, जो संस्कृत है, व्याकरण है, व्याकरण के कुछ टॉपिक है, उनको आप इस प्रकार से पढ़ो ताकि किसी भी प्रकार का कोई सवाल जो है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 12th में हो, तो किसी भी प्रकार का संस्कृत भाषा का जो क्वेश्चन है वो आपसे छूटे नहीं। इस बात पर ध्यान रखना है। तो छोटी से जो छोटी चीजें हैं, जो सबसे छोटी चीज है, उन पर भी आपको ध्यान देना है। और कितना ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूं आपको, जितनी छोटी चीजें हैं उन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है साथ साथ में, कि आपको सवाल कहां से पूछा जा सकता है, किस प्रकार के सवाल आते हैं। आज की जो एग्जाम है उसमें इसी प्रकार से सवाल आ रहे हैं। सबके लिए यही बात है कि सवाल किस प्रकार से आ रहे हैं, साधारण सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आप व्यंजन बता दो, कौन सा व्यंजन, कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते क्योंकि उनको पता है कि सबको पता है। और जो सबको पता है वो पेपर जो बनाने वाले व्यक्ति है उनको बिल्कुल पता होता है, तो वो इस प्रकार के सवाल क्यों पूछे? क्योंकि आपके ज्ञान की संपूर्ण जानकारी उनको होनी चाहिए, तो वो सवाल भी इसी प्रकार से पूछेंगे। ये में क्या क्या है? नहीं तो इसमें गय है और न कुछ और, इसमें जय है और ये है और ए। जय ये है। जय पूरा है क्या? नहीं, अधूरा है। और ये और ए मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं। ये ए नहीं है, सॉरी, ये बना देते हैं और पूरा कंप्लीट क्या हो गया? ये। अब आपको सवाल किस प्रकार से पूछेंगे ये देखो। से संयुक्त व्यंजन का ये सवाल आप हिंदी और संस्कृत दोनों में समान रूप से लागू होता है, ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। सवाल ये है, ऑप्शन दे दिया आपको चार। नंबर एक, कै, से। दूसरा, कै, से। तीसरा, कै, से। और चौथा दे दिया आपको कै और से।
अब आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। ये विचारणीय विषय है। इनका जवाब आपको इस बोर्ड पे है, अभी भी वर्तमान में इसी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका जवाब। ये जो व्हाइट बोर्ड है मेरे पीछे, इस पे इसका जवाब लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, उसको समझना है और अपने दिमाग में स्थिर करना है। अपने दिमाग में किस प्रकार से स्थिर करना है कि हमें इसका जवाब प्रॉपर याद होना चाहिए। बार बार ये नहीं सोचे कि क पहले था कि श पहले था, श कौन सा था, तीन श है, श तो तीन आ गए, ये भी श है, ये भी श है और ये भी श है, तीन श है ना। हम्म, तीन श है तो फिर जवाब कौन सा होगा, ये ध्यान रखो है भाई। तीन श है तो तीन श में से जवाब कौन सा होगा, या तो ये होगा। मैंने इसको मना कर दिया कि श पहला नहीं है, श दूसरा नहीं, तीसरा नहीं है, दोनों श नहीं है, फिर भी जवाब उलझ गया। तो जवाब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें स्वर नहीं है और क्ष पूरा है, हलंत नहीं है। तो क और स, ये इसका सही उत्तर होगा। ये था अपना टॉपिक वर्ण विचार का सेकंड पार्ट, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे वर्णों की, जिसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और बाकी चीजें। अब बाकी जितने भी जो भी चीजें बची है उनकी चर्चा हम कल करेंगे। और आगे क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान। अगला टॉपिक होगा वर्णों के उच्चारण स्थान। इसी का ही पार्ट है, वर्ण विचार का ही पार्ट है। वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका बिल्कुल अभिनंदन है दिल से। तो बनाए रखें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।